Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग रस शास्त्र में पारद प्रकरण के अंतर्गत एक अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पारद का शोधन। तो इसमें हम लोग पारद का पहले देखेंगे सामान्य शोधन, ठीक है, जनरलाइज तरीके से किस प्रकार से पारद का शोधन किया जाता है, और उसके बाद पारद का विशेष शोधन। तो पारद के विशेष शोधन में जो पारद के दोष होते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें दोष जो होते हैं उसके किस प्रकार से शोधन किया जाता है, उसके बारे में विशेष शोधन के अंतर्गत बताया गया है। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पारद का शोधन। तो पारद के शोधन के बारे में पहले थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। तो पारद में नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक दोषों तथा उनसे उत्पन्न होने वाली विकारों को सभी ग्रंथकारों ने स्वीकार किया है। और दोषयुक्त पारद का यदि सेवन किया जाए तो वह अनेक प्रकार के रोग तो उत्पन्न करेगा ही, साथ ही जैसे विष के प्रभाव से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और वहीं जब पारद शुद्ध हो जाता है तब वह मृत्यु एवं ज्वर का नाश करता है, मतलब कि जो बीमारियां होती हैं उनका नाश करता है, और साक्षात अमृत के समान होता है। दोषयुक्त रस, मतलब दोषयुक्त जो पारद होता है उससे आचार्यों ने विष तुल्य बताया है, और इन्हीं दोषों की शुद्धि के लिए पारद का शोधन करना आवश्यक बताया है। ठीक है, पारद में लौह के सिवा, पारद जो है वह लौह के सिवा सभी धातुओं में चिपक जाता है, जिससे जो धातु है वह पारद में मिल जाती है। अतः शोधन तथा संस्कार कार्यों जैसे मर्दन, छालन के लिए कांच के, मिट्टी, पत्थर, एनामिल तथा लोहे के पात्र या फिर खरल का उपयोग करना उपयुक्त माना गया है। भूल से भी, मतलब कि देखा जाए तो तांबा, चांदी, पीतल और अनमूल्यम आदि के पात्र का प्रयोग पारद के शोधन और पारद के संस्कार कार्यों को करने के लिए नहीं करना चाहिए। आचार्यों ने पारद के दो प्रकार के शोधन का उल्लेख किया है। पहला जो है वो है सामान्य शोधन, जिसमें रोग नाश हेतु प्रयोग किया जाता है, और दूसरा है विशेष शोधन, मतलब कि रसायन गुण की प्राप्ति के लिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सामान्य शोधन और विशेष शोधन जो है, इसमें जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है वो ये है कि अगर जो शोधन, पारद का जो शोधन रोग नाशन के लिए कहा गया है वही रसायन गुण के लिए इष्ट नहीं है, किंतु रसायन गुण की प्राप्ति हेतु किया गया शोधन व्याधि को नष्ट करने में समर्थ है। मतलब कि जो रोग नाशन के लिए शोधन किया गया है उसको हम लोग रसायन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किंतु जो पारद रसायन गुण की प्राप्ति हेतु जिसका शुद्धिकरण किया गया है उसका प्रयोग हम व्याधि के नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। ये हो गया पारद के शोधन का प्रकार। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं। तो अगर पारद के सामान्य शोधन की बात की जाए तो रसतंत्रकारों ने विभिन्न प्रकार की विधियां दी गई हैं। हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले प्रथम विधि के बारे में देखते हैं। तो प्रथम विधि में पारद को समान भाग में सुधा रज लेकर, ठीक है, चेंज कर देता हूँ, हाँ, तो पारद को समान भाग में सुधा रज लेकर, सुधा रज मतलब चूना लेकर 3 दिन तक पत्थर के खरल में अच्छी प्रकार से मर्दन करना चाहिए। ठीक है, तत्पश्चात उसमें से पारद को प्राप्त कर द्विगुण वस्त्र से गलित कर पुनः खरल में डालकर पारद के समान भाग में विस्तुष का मतलब ये होता है कि छिलका रहित लहसुन, विस्तुष लहसुन तथा लहसुन का आधा भाग सैंधव लवण में डालकर कल्क के कृष्ण वर्ण होने तक मर्दन करना चाहिए। इसके पश्चात सावधानी पूर्वक जल से प्रक्षालन कर पारद को प्राप्त करें, और इस विधि से एक ही बार में पारद शुद्ध हो जाता है। इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि पारद के समान भाग सुधा मतलब चूना लेकर के पत्थर की खरल में उसको डाल करके 3 दिन तक अच्छी प्रकार से उसका मर्दन करें, और उसके बाद पारद को द्विगुण वस्त्र से प्राप्त कर लें, और उसके बाद फिर उसको पुनः खरल में डालकर समान भाग छिलका रहित लहसुन और लहसुन का आधा भाग सैंधव डालकर कल्क के कृष्ण वर्ण होने तक मर्दन करें। इसके पश्चात जल से प्रक्षालन कर पारद को प्राप्त कर लें। ठीक है, ये हो गई प्रथम विधि। फिर इसके बाद देखते हैं द्वितीय विधि।
तो दूसरी विधि में बताया गया है कि घृत कुमारी, चित्रक, रक्त शर्षक, बृहति, बृहति का मतलब छोटी भटखटैया, तथा त्रिफला के क्वाथ के साथ पारद को 3 दिन तक मर्दन करने के पश्चात प्रक्षालित कर पारद को प्राप्त करें। और इस विधि से पारद जो होता है वो सप्त मलों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई द्वितीय विधि। तृतीय विधि की बात की जाए तो पारद का स्वरस, आद्रक स्वरस तथा क्षारत्रय, क्षारत्रय में अंतर्गत आता है यव क्षार, सज्जी क्षार और सुहागा। तो क्षारत्रय के साथ पारद का अच्छी प्रकार मर्दन कर लें और 3 दिन तक मर्दन करना चाहिए। तत्पश्चात प्रक्षालन कर पारद को प्राप्त करना चाहिए। इस विधि से शुद्ध पारद मोती के समान चमकदार तथा 7 दोषों से मुक्त हो जाता है। तो चतुर्थ विधि में बताया गया है कि पहले पारद को 7 दिनों तक चूने के साथ मर्दन करें और बाद में चतुर्गुण वस्त्र से छानकर तत्पश्चात ग्रहधूम, हरिद्रा, ईंट के चूर्ण के साथ 3 दिन तक फिर से मर्दन करें और कांजी से प्रक्षालन कर पुनः चतुर्गुण वस्त्र से छानकर पारद को प्राप्त कर लें। इस विधि से शोधित पारद सप्त कंचुक दोषों से मुक्त हो जाता है या निर्मल हो जाता है। तो ये सप्त कंचुक दोष हैं और जो सप्तमल होते हैं और जो 7 दोषों के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, तो इन सब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में लेक्चर दिया हुआ है और जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर पंचम विधि की बात की जाए तो पारद को मात्र लहसुन तथा सेंधव लवण से 7 दिनों तक तप्त खलवा विधि द्वारा मर्दन करने पर पारद शुद्ध हो जाता है। तो ये हो गई पंचम विधि और ये 5 विधियों के द्वारा पारद का जो सामान्य शोधन है वो हो जाता है। अब अगर पारद के विशेष शोधन की बात की जाए तो इसमें प्रथम विधि के अंतर्गत जो आता है, तो इस प्रथम विधि से पारद का शोधन करने से पारद में जो नाग दोष होते हैं वो उससे मुक्त हो जाता है। तो प्रथम विधि का प्रयोग नाग दोष निवारणार्थ किया जाता है। सो इसके लिए ग्रहधूम, ईंट का चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण तथा बारीक कटा हुआ ऊन, इन सबको एकत्र कर लें और पारद के साथ 1 दिन तक मर्दन कर अम्ल कांजी से धोकर पारद को प्राप्त कर लेना चाहिए। इससे पारद का जो नाग दोष है वो मुक्त हो जाता है। नाग को कहते हैं रस शास्त्रों में लड कहा जाता है। द्वितीय विधि में वंग दोष, मतलब कि जो टिन का दोष होता है, ठीक है, उससे मुक्त होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें इंद्रायण, अंकोल तथा हरिद्रा के चूर्ण को एक साथ लेकर के पारद को लेकर के उसके साथ मर्दन कर कांजी से धोकर स्वच्छ कर लेने से पारद का जो वंग दोष है वो नष्ट हो जाता है। सो ये हो गई द्वितीय विधि। फिर इसके बाद तृतीय विधि के अंतर्गत अग्नि दोष निवारणार्थ प्रयोग किया जाता है और अग्नि दोष निवारणार्थ के लिए चित्रक मूल के चूर्ण से अग्निदोष निवारणार्थ के लिए चित्रक मूल के चूर्ण से पारद का मर्दन कर लेने से पारद में स्थित अग्निदोष नष्ट हो जाता है। या फिर त्रिफला के चूर्ण से पारद का मर्दन कर लेने से पारद में जो अग्निदोष होता है वो नष्ट हो जाता है। इन सब दोषों के बारे में मैं पहले ही लेक्चर दे चुका हूँ, सो आप वो देख सकते हैं। इसके बाद चतुर्थ विधि के बारे में देखा जाए तो चतुर्थ विधि में मल दोष के निवारणार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए अमलतास सत्वक चूर्ण के साथ पारद का मर्दन कर लेने से पारद का मल दोष नष्ट हो जाता है और इसी प्रकार कुमारी स्वरस से मर्दन कर लेने से भी मल दोष का नाश होता है। ठीक है, सो ये हो गई चतुर्थ विधि। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो पंचम विधि में चापल्य दोष निवारणार्थ प्रयोग किया जाता है। तो पंचम विधि में कृष्ण धरतूर बीज या पंचांग से पारद का मर्दन कर लेने से पारद में स्थित चापल्य दोष नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, षष्ठ विधि में देखा जाए तो पारद के अंदर जो विष दोष होता है उसके निवारणार्थ प्रयोग किया जाता है। सो त्रिफला चूर्ण से पारद को मर्दन करने से पारद का विष दोष नष्ट हो जाता है अथवा चित्रक मूल चूर्ण से मर्दन करने से भी पारद का विष दोष नष्ट होता है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो सप्तम विधि का प्रयोग गिर दोष निवारणार्थ किया जाता है। ठीक है, और पारद का त्रिकटु के साथ मर्दन करने से उसके अंदर गिर दोष का नाश होता है। फिर इसके बाद अगर अष्टम विधि की बात करेंगे
तो अष्टम विधि का प्रयोग असहग्नि दोष निवारणार्थ किया जाता है। सो इसके लिए गोक्षुर के चूर्ण या कल के साथ पारद का मर्दन करने से पारद में स्थित पारद असहग्नि दोष से मुक्त हो जाता है। और अगर हम इन 8 विधियों का पालन नियम अनुसार पालन कर लेते हैं तो पारद जो है वो दोष मुक्त हो जाता है, सभी दोषों से वो मुक्त हो जाता है। ठीक, सो इसी के साथ ये पारद के शोधन का जो वीडियो ये भी ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।